नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो ना केवल राजस्थान के लिए बल्कि इंडिया जीके के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और वो हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो और इसके साथ ही दो तीन पार्ट बनेंगे इसके, क्योंकि एक पार्ट में 12-13 मिनट में ये पूरा नहीं होगा। तो आपको दोनों पार्ट को अच्छे से देखना है। अगर आपने एक पार्ट को देख के छोड़ दिया तो आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें कौन कौन से गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य शासक हुए थे, कौन से विद्वान हैं जो कि बाहर से आए थे, कौन से विद्वान हैं जो इनके दरबार में थे, किस शासक की कौन सी उपाधि थी, किस शासक के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पहली बात है कि इनका जो कार्यकाल है, समय है, वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। और इसके साथ ही कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, एक बार हम भारत की लोकेशन देखते हैं कि जो उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान में मंडोर जो है, यानी मारवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ इनका प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, मारवाड़ में पहली जो इन्होंने राजधानी बनाई थी वो इनकी राजधानी थी मंडोर। मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है। और अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के नाम की कि इनका ये नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, जो प्रतिहार है ये अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं और प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक। तो इन्होंने 200-250 साल तक जो अरबों के आक्रमण होते थे सिंध की ओर से, पश्चिम की तरफ से, उनसे हिंदुस्तान को बचा के रखा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिहार कहलाते थे। और एक जो इनकी उत्पत्ति से सिद्धांत मत है, जो एक मत आता है, वो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा था। उन्होंने आबू के अग्निकुंड से जो 4 योद्धाओं की उत्पत्ति मानी थी, उसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो उसमें जो पहला अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला योद्धा था वो था प्रतिहार। तो वो उनका मत है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रतिहार जो है ये अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। और प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक या रक्षा करना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी प्रारंभिक शक्ति का केंद्र क्या था। तो प्रारंभिक शक्ति का केंद्र था मारवाड़। और मारवाड़ में जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, और इसके अतिरिक्त ये जोधपुर वाला हिस्सा, मंडोर, थोड़ा नागौर, बीकानेर, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, पाली, ये क्षेत्र कहलाता है मारवाड़। तो ये इनकी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र था। और उस समय इस क्षेत्र को गुर्जरात्रा प्रदेश कहा जाता था। ये जो क्षेत्र है मारवाड़ का, ये कहलाता था गुर्जरात्रा। तो अब ये गुर्जरात्रा क्षेत्र पर रहते थे, यहाँ के स्वामी थे। गुर्जरात्रा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण इनको कहा जाने लगा गुर्जर प्रतिहार। तो देखिए, मेन नाम तो इनका प्रतिहार ही था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुर्जरात्रा क्षेत्र के स्वामी थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और देखिए, इन्हीं के नाम से ही इनकी शैली होगी। जैसे मंदिर स्थापत्य शैली है तो उसको गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है, महामारू शैली भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, इसमें मेन बात आती है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजस्थान में मुख्यतया 2 शाखाएं मानी जाती हैं। प्रारंभिक जो शाखा है वो है मंडोर शाखा। और इनका जो मूल पुरुष, आदि पुरुष है, वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। 550 ईस्वी से माना जाता है कि इनकी शुरुआत हुई थी मंडोर से। तो इनका मूल पुरुष या आदि पुरुष गुर्जर प्रतिहारों का कौन है? हरिश्चंद्र। उसके बाद में इन्हीं का ही एक वंशज जो कि महत्वपूर्ण योद्धा है, नागभट्ट प्रथम।
ये भीनमाल आता है और भीनमाल को अपनी राजधानी बना लेता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की दो शाखाएं थी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। मंडोर शाखा का जो प्रतिपादक है वो हरिश्चंद्र कहलाता है, और भीनमाल शाखा का जो प्रवर्तक या प्रतिपादक है वो नागभट्ट प्रथम कहलाता है। ये देखिए राजस्थान की जो स्थिति है इस समय, ये मंडोर है, यहाँ का संस्थापक हरिश्चंद्र, और उसके पश्चात ये भीनमाल, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। ये 730 से 756 तक रहता है यहाँ का। जैसे जो मेवाड़ में बप्पा रावल था उस समय, तो बप्पा रावल के समय का ही है नागभट्ट प्रथम। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम के साथ मिलके और जो सिंध का मोहम्मद बिन कासिम है उसको युद्ध में पराजित किया था। ये वही नागभट्ट प्रथम है। अब देखिए उसके बाद में एक बार हम बात करते हैं कि आखिर ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ये क्या चीज़ है। तो देखिए जो इनका मुख्य कार्यकाल है गुर्जर प्रतिहारों का, वो लगभग 200-250 साल माना जाता है, कि 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक का जो काल है वो इनका मुख्य जो मेन कार्यकाल है वो माना जाता है। शुरुआत तो 550 से हो गई थी, लेकिन जो मेन कार्यकाल है वो यही माना जाता है। उस समय राजपुताना वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें गुर्जर प्रतिहार थे। उत्तर पश्चिम भारत कहा जाता था इसको। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट नाम की शक्ति थी। बंगाल में उस समय पाल हुआ करते थे, इनका शासन था। तो ये पूरा भारत है इस तरह से बंटा हुआ था। ये बंगालों को जब पाल का हो गया, पालों का, और ये दक्षिण भारत जो है ये राष्ट्रकूटों का हो गया। ये उत्तर पश्चिमी भारत ये गुर्जर प्रतिहारों का हो गया। और उस समय इनमें जो व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र होता है, और वह है यूपी के फर्रुखाबाद जिले का कन्नौज। इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों शक्तियों में लगभग 100 साल तक संघर्ष चलता है, और उसी संघर्ष को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए हर समय भारत में कोई ना कोई एक सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है, और यह माना जाता था कि जिसने इस पर अधिकार कर लिया तो यानी मान लिया कि उसने सभी पर अधिकार कर लिया। जैसे मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था, मेन केंद्र था पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में वर्तमान का जो पटना है उसी को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय, उस पर अधिकार को लेकर के समय युद्ध होता रहता था। जो उस पर अधिकार करता वही सबसे शक्तिशाली कहलाता। अब इस समय की जो स्थिति है 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय, अब सत्ता का प्रमुख केंद्र यहाँ हो चुका है ये कन्नौज, और जो कन्नौज पर अधिकार कर लेगा यही माना जाएगा कि वो ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब देखिए जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा, उसके बाद में जो सुल्तान का जो काल होगा, सुल्तानों का 1526 तक का जो काल है, 1206 से लेकर के, उस काल में दिल्ली जो है वो सत्ता का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में सत्ता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत की थी वो की थी गुर्जर प्रतिहारों ने। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की आपस में शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट पहली शक्ति थी जिन्होंने नॉर्थ की ओर आक्रमण किया था। इससे पहले ये नॉर्थ की ओर आक्रमण इन्होंने नहीं किया था। और अंतिम रूप से यहाँ कन्नौज पर अधिकार करने में फाइनली अंततया विजय किसको प्राप्त होती है? वो भी गुर्जर प्रतिहारों को ही प्राप्त होती है। इस संघर्ष की शुरुआत किसने की? गुर्जर प्रतिहारों ने। फाइनली यहाँ विजय किसने प्राप्त की? गुर्जर प्रतिहारों ने ही विजय प्राप्त की। ये कुछ मेन बातें हैं। अभी हम गुर्जर प्रतिहारों के जो सारे वंशज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक देखिए और नाम आता है कि जो मुहरनोत नैणसी है, नैणसी कवि है, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये जो महाराजा जसवंत सिंह से मेवाड़ के, उनके कवि थे ये नैणसी। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो इन्होंने 26 शाखाओं का वर्णन किया है। तो देखिए इस संपूर्ण को एक बार पूरा साथ में देखिएगा
गुजर प्रतिहारों का समय काल 8वीं से 10वीं शताब्दी। पहली जो इनकी राजधानी थी वो थी मंडोर। आदि पुरुष इनका माना जाता है हरिश्चंद्र, मूल पुरुष माना जाता है। भीनमाल शाखा का संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम माना जाता है। नैणसी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इसके बाद जो प्रतिहार ये लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, इसका मतलब रक्षा होता है। प्रारंभिक शक्ति का केंद्र जो है ये मारवाड़ जो है पश्चिमी राजस्थान, ये इनका केंद्र होता है। गुजरातरा क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुजर प्रतिहार कहलाए। मंदिर की स्थापत्य शैली जो है वो इनकी गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली भी कहलाती है। फिर इसके पश्चात हमने बात की थी कि जो कन्नौज है, इस कन्नौज को लेकर के लगभग 100 साल तक इन तीनों शक्तियों में संघर्ष होता है। इस संघर्ष की जो शुरुआत है वो गुजर प्रतिहार करते हैं और फाइनली जो विजय प्राप्त होती है वो भी गुजर प्रतिहारों को ही प्राप्त होती है। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके पश्चात हम जो गुजर प्रतिहारों का एक एक शासक है नागभट्ट प्रथम से लेकर के और जो इनका अंतिम शासक है वहाँ तक हर शासक का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको एक एक वीडियो के हर पार्ट को ध्यान से देखना है। किसी एक पार्ट को देखने से आपको जो लाभ प्राप्त हो सकता है वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको हर वीडियो को अच्छे से देखना है। अब इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा उसको आप पूरा ध्यान से देखें। ये आपको बेसिक नॉलेज था फर्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।